हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बीपीएससी 3.0 और स्टेट 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप साइकोलॉजी पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए सिर्फ 300 रुपीज़ में एनसीईआरटी चैप्टर वाइज क्लास 11 और क्लास 12 का सब कुछ आपको दिया जा रहा है सिर्फ 300 में, जिसके अंदर आपको 2500 प्लस क्वेश्चन आंसर विथ एक्सप्रेशन के साथ दिया जा रहा है। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का प्रैक्टिस सेट में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, डैश बुनियादी जैविक इकाइयां हैं जो विशेषताओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संचारित करती है। मतलब एक ऐसा कौन सा बायोलॉजिकल टर्म है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर होती है। पहला ऑप्शन है जीन, न्यूरॉन्स, गिलिया या ऑप्शन डी है ब्रीति। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जीन। जीन जो होता है हमारे पूर्वज, जो हमारे दादा हुए, नाना हुए, उनसे हमारे कुछ क्वालिटी हमारे अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है। आपने देखा होगा हेयर ट्रांसफर, हेयर बाल गिरना, तो जो मेल होते हैं उनके अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है जेनेटिक, जिनके पापा का या फिर दादा का बाल नहीं होता है, तो उनके बच्चे को भी कम चांस होता है बाल होने का। या फिर किसी की भूरी आँखें या फिर कोई किसी को बहुत लंबा हो जाना, ये सब कुछ आपके जेनेटिक से मिलता है, मतलब आपके जीन से मिलता है, आपकी दूसरी पीढ़ी से मिलता है, आपके पास ट्रांसफ़र होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि फ्रॉइड के अनुसार ईद का सिद्धांत के लिए डैश और अहंकार के लिए डैश सिद्धांत दिया गया है। तो ईद के लिए कौन सा सिद्धांत दिया गया है और अहंकार के लिए कौन सा सिद्धांत दिया गया है, आपको ये बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और इस सवाल को अब भी क्वेश्चन टिक आउट कर लेना। करंट में सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ईद जो होता है वो आपकी काफ़ी अनंत सिद्धांत के लिए माना जाता है और अहंकार वास्तविकता को सिद्धांत के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, गर्भावस्था के दौरान ध्रुवमान का संबंध क्या है। आपने देखा होगा जो प्रेग्नेंट होती हैं, आजकल ट्रेंडिंग है कि आजकल लड़कियां भी सिगरेट और स्मोकिंग ड्रिंक कर रही हैं। तो गर्भावस्था के दौरान ऐसी स्त्रियां जहां पे धूम्रपान करती हैं, उनको क्या होता है आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है भ्रूण में उच्च बुद्धि, क्योंकि भ्रूण को सिगरेट जलाने के लिए चतुर होना चाहिए। जन्म के समय कम वजन, या ऑप्शन सी है उच्च मृत्यु दर, या ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो गर्भ अवस्था दौरान या फिर कैसे भी अगर आप स्मोकिंग करते हो, ड्रिंकिंग करते हो, तो आपके लिए हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होता है, जो कि आपको धीरे धीरे अंदर से खोखले करते चला जाता है और आप मौत की ओर जल्दी जा सकते हो। इसलिए ये सब करना नहीं चाहिए। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। चाहे आप प्रेग्नेंट हो, चाहे आप नहीं हो, ऐसे चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, रोटर का सामाजिक शिक्षण सिद्धांत निम्नलिखित पर किसको जोड़ देता है। एक ने आप सिद्धांत पढ़ोगे, रोटर एक काफ़ी फेमस थ्योरिस्ट हैं, जिन्होंने सामाजिक शिक्षण सिद्धांत में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाया था। तो आपको बताना है कि सामाजिक शिक्षण सिद्धांत पर किस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था। पहला ऑप्शन है व्यवहारिक क्षमता, प्रत्याशा, ऑप्शन सी है फ्राइड के सिद्धांत की पूर्ण व्याख्या किया था, या ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो याद रखिएगा, रोटर का सामाजिक शिक्षण सिद्धांत आपके व्यवहारिक क्षमता और प्रत्याशा पर सबसे ज़्यादा जोर देता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, मोटर कौशल मुख्यतः किसका परिणाम है। सीखने का, परिपक्वता प्रक्रिया का, अभ्यास का, या ऑप्शन डी है अन्य का अवलोकन करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मोटर कौशल मुख्यतः सीखने का परिणाम माना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, पियाजी के सिद्धांत में जीवन के पहले 2 वर्षों के चरण को क्या कहा जाता है। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था पियाजी के 4 स्टेज। पहला आपका सेंसरी, दूसरा आपका प्री ऑपरेशनल, थर्ड आपका कंक्रीट और चौथा आपका फॉर्मल। सेंसरी आपका 0 से 2 होता है, प्री ऑपरेशनल 2 से 7 होता है, कंक्रीट आपका 7 से 11 होता है और फॉर्मल आपका 11 से 17, कहीं कहीं 18 होता है।
तो आपसे पूछा जा रहा है 2 वर्ष से लेकर, तो 2 वर्ष कौन होता है? तो आपका जीवन के पहले 2 वर्षों को डैश चरण कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा सेंसरी मोटर 0 से 2 वर्षों तक आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, सीखने के सिद्धांत निम्नलिखित मदों में शिशु के अपने माता-पिता के प्रति लगाव की व्याख्या कौन करता है? पहला ऑप्शन है कंडीशनिंग, अवलोकन संबंधी शिक्षा, ऑप्शन सी है अधुनात्मक कौशल की परिपक्वता या ऑप्शन डी संज्ञानात्मक विकास। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा कंडीशनिंग। क्वेश्चन नंबर 8 है, फ्राइड सबसे पहले सुझाव देने वालों में से एक थे असामान्य व्यवहार पर। ये सारे ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, राक्षसी कब्जे का परिणाम नहीं है, सबसे पहले फ्राइड साहब सुझाव देने वाले पहले व्यक्ति थे। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में कौन अवसाद का सामान्य लक्षण नहीं है? पहला ऑप्शन है अनिद्रा, भ्रम, भूख कम लगना या ऑप्शन डी है सुस्ती। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा भ्रम। वास्तविक वायवा स्थिति के क्रमिक संपर्क को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, घृणी भावनात्मक चिकित्सा एक किसका प्रकार है? मनोविश्लेषण का, ग्राहक केंद्रित चिकित्सा का, संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा या ऑप्शन डी है व्यवहार चिकित्सा। अगर आपने साइकोलॉजी ग्रेजुएशन में पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा तो घृणी भावनात्मक जो भी चिकित्सा होते हैं वो सब आपके संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, बुद्धि की अवधारणा निकटता किससे संबंधित है? प्रेरणा से, सीखना से, धारणा से या ऑप्शन डी अनुभूति से। तो बुद्धि का सबसे निकटता संबंध आपके अनुभूति से है। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। अधिकांश आईक्यू परीक्षण मूल्यांकन करते हैं, आपको बताना है कि जो आईक्यू होता है मैक्सिमम किसका मूल्यांकन करते हैं, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है शैक्षणिक प्रेरणा का, अभिसरण सोच का, औदनात्मक मोटर कौशल का या ऑप्शन डी है रचनात्मकता का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी क्रिएटिविटी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, औद्योगिक मनोविज्ञान क्या है? मैंने आपको 2 से 3 दिन पहले ही क्वेश्चन कराया था, तो इसमें किसी का भी गलती नहीं होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा व्यवहारिक मनोविज्ञान। मतलब जो प्रेजेंट में आपका मनोविज्ञान हम पढ़ते हैं जिसको मानते हैं वो है व्यवहारिक मनोविज्ञान। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। विकासात्मक मनोविज्ञान के साथ कार्य डैश है, व्यक्तित्व, प्रेरणा, मनुष्य के विकास के विभिन्न चरण या ऑप्शन डी बुद्धिमत्ता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि मुला गिलफोर्ड का बुद्धि मॉडल का गठन प्रस्तावित है। 120 अज्ञात क्षमताएं, 7 प्राथमिक योग्यताएं, सामान्य बुद्धि कारक जी या ऑप्शन डी है परीक्षण बनाने के लिए वस्तुओं को एक साथ जोड़ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। 120 अज्ञात क्षमताएं गिलफोर्ड ने अपने बुद्धि मॉडल में प्रस्तुत किए थे। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, उस जानवर का चयन करें जिसे पावलोव ने अपने प्रयोग में इस्तेमाल किया था। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। आपको पता है कि जो पावलोव साहब थे उन्होंने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था। बिल्ली पे किसने किया था? तो थॉर्नडाइक ने किया था। चूहे पे स्किनर ने किया था। पंछी में आपका कबूतर आ जाएगा, जैसे कि आपने स्किनर साहब ने चूहे और पक्षी पे दोनों पर प्रयोग किया था। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, उस व्यक्ति का नाम चुनें जिसने कहा था कि हम सीखने में सक्षम पैदा हुए हैं। मतलब काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है। किसने कहा था कि हम हमारे अंदर जन्मजात
सीखने की क्षमता होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जीन जैक्स रूसो। जीन जैक्स रूसो ने कहा था कि हम सीखने के साथ पैदा होते हैं। और नॉन चॉम्स्की ने क्या कहा था? तो नॉन चॉम्स्की ने कहा था कि हमारे अंदर भाषा जन्मजात होती है, मतलब हमारे अंदर भाषा सीखने की कहीं से हम देखकर या किसी का अनुकरण करके या फिर हम सीखते नहीं हैं, हमारे अंदर जन्मजात क्षमता होती है भाषा सीखने की। ये कथन आपके नॉम चॉम्स्की की है। और हम सीखने में सक्षम पैदा हुए हैं, ये कथन आपका जीन जैक्स रूसो का है। ये दोनों स्टेटमेंट काफ़ी डिफरेंट है, इसको आप मिला मत देना, नहीं तो आपका 1 नंबर फ्री में चला जाएगा। 2 मैंने अलग-अलग स्टेटमेंट बताए, हम सीखने में सक्षम पैदा होते हैं, ये स्टेटमेंट आपके जीन जैक्स रूसो का है। और हमारे अंदर जन्मजात भाषा सीखने की क्षमता होती है, ये स्टेटमेंट आपके नॉम चॉम्स्की का है। ये दोनों में डिफरेंट है, इसे भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, उस व्यक्ति का नाम चुनें जिसने स्किनर के प्रसिद्ध उपकरण का आविष्कार किया था। पहला ऑप्शन है थॉर्नडाइक, वाटसन, सिडनी प्रेसी या ऑप्शन डी है जेम्स। तो पहले स्किनर के साथ सिडनी प्रेसी ने काम किया था, जिसके प्रसिद्ध उपकरण का आविष्कार सिडनी प्रेस को माना जाता है। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। सीटेट में आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता। अगर आपने साइकोलॉजी ग्रेजुएशन में पढ़ी होगी तो सिडनी प्रेसी का नाम जरूर सुना होगा। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, संचालक कंडीशनिंग किसके साथ जुड़ा हुआ है? पियाजे के साथ, स्किनर के साथ, कॉलर के साथ या ऑप्शन डी है पॉलाव के साथ। इसमें जो मैक्सिमम डाउट होगा स्किनर और पॉलाव के साथ। तो आपको बताना है कि संचालक कंडीशनिंग किसके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि पियाजे तो आपके आते नहीं है और कोलर संचालक कंडीशनिंग से कोई मतलब नहीं है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, स्किनर और पॉलाव। इन दोनों में से कौन सा राइट आंसर होगा आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। संचालक कंडीशनिंग आपके स्किनर साहब ऑपरेंट कंडीशनिंग के द्वारा बताया गया था। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना। शास्त्रीय कंडीशनिंग में भोजन के लिए कौन सा नाम प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है बिना शर्त प्रतिक्रिया, बिना शर्त उत्तेजना, वातानुकूलित प्रतिक्रिया या ऑप्शन डी है उत्तेजना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अनकंडीशनल स्टिमुलस। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, पावलोव की शास्त्रीय कंडीशनिंग में बेल क्या है? यहाँ पर बेल मतलब वो जानवर मत समझना बैल। यहाँ पर बेल का मतलब है वो जो रिंग होती है जो बजती है, इसका मतलब बेल है। तो इसमें बताना है कि बेल का शास्त्रीय कंडीशनिंग में क्या रोल था? यूएस था या यूसीआर था या यूएसएस था या ऑप्शन डी सी आर था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हो तो 99% लोग आंसर गलती कर देंगे, लेकिन उनको आंसर पता होगा, लेकिन पता हो तो भी इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ध्यान से क्वेश्चन को आंसर टिक आउट करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा यूएस। यूएस आपके एक बिल का एक कंडीशनिंग मतलब उसको सिंबल था जिसको हम डिनोट कर रहे थे। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्यवहार को कमजोर करने के लिए किस संचालक तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सकारात्मक और नकारात्मक दंड। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, कबूतर को हरी बत्ती पर काटने का निर्देश दिया जाता है। अब ये सभी रोशन बिंदुओं पर चोंच मारता है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कबूतर पर किसने प्रयोग किया था। तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है स्किनर ने कबूतर पर प्रयोग किया था, ठीक है, जिसने हरी बत्ती पर काटने का निर्देश देता है और बाद में जाकर वो सारे रोशनी के बिंदु देखकर वो चोंच मारना शुरू शुरू कर देता है। तो आपको बताना है कि ये थ्योरी से क्या मतलब निकलता है, आपको ये बताना। आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से जो बेटर ऑप्शन दिखता है आपको वो उसको चूज़ करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रोत्साहन सामान्यीकरण। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, सामाजिक शिक्षण सिद्धांत में एक उदाहरण जिसमें पहले परीक्षण पर सच्ची प्रतिक्रिया दिखाई देती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे एक परीक्षण सीखना कहा जाता है, सरल परीक्षण सीखना या ऑप्शन सी कोई परीक्षण शिक्षण नहीं या ऑप्शन डी कोई सीख नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 27 है, संचालक कंडीशनिंग को किस नाम से जाना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सारे ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए कि संचालक कंडीशनिंग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जितने भी लोग आंसर ए टिक आउट कर रहे हैं, तो आपको पता होगा शास्त्रीय कंडीशनिंग आपका पॉलाव के बारे में आप बता रहे हो, लेकिन संचालन कंडीशनिंग स्किनर का सिद्धांत है, जो कि वात कंडीशनिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, मस्तिष्क की संरचनाएं जो संतुलन और सामान्य में शामिल होती है और शास्त्रीय रूप से वातानुकूलित प्रतिक्रियाओं के सरल रूप से उद्भव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उसे क्या कहते हैं? तो मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ सेरिबेलम के बारे में। अगर आपको नहीं पता है तो मेरे पहले का वीडियो देखिएगा, उसमें हर बार मैंने सेरिबेलम को अच्छे से पूरा डिफाइन करके आपको समझाया हुआ है। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, उस प्रक्रिया का नाम चुनें जिसमें एक वातानुकूलित उत्तेजना प्राप्त करने की धीरे-धीरे समाप्ति होती है। तो उसे कहा जाता है विलोपति। कोई भी चीज़ अगर आपको धीरे-धीरे समाप्त हो, मतलब वो विलोप की ओर होते जा रहा है। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि जब कोई व्यवहार किसी विशेष उत्तेजना के अस्तित्व में बार-बार घटित होता है, तो उसे अंतर्गत क्या कहा जाता है? तो उसे हम उत्तेजना नियंत्रण कहते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। टोटल हमने 30 क्वेश्चन किए। आप कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर बता सकते हैं कि आउट ऑफ 30 आपका स्कोर कितना रहा। और ये सारे क्वेश्चन आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो 2023 और 24 में साइकोलॉजी पेपर, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी, झारखंड, सीयूईटी हो, हर एग्जाम में जहाँ भी आपका साइकोलॉजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैंने इस प्रैक्टिस सेट में शामिल किया है, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पेपर देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कोशिश आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए काफ़ी एनर्जी का काम करता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इसका प्रॉपर नोट्स लेना चाहते हैं, तो सिर्फ़ आपको 300 में 2500 प्लस क्वेश्चन आंसर विथ एक्सप्लेनेशन के साथ दिया जा रहा है, जिसमें आपको एनसीईआरटी चैप्टर वाइज क्लास 11 और 12 क्वेश्चन आंसर भी आपको शामिल है। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तब तक के लिए वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।